हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और ड्रैगन ज्वाला दंत का सरदार हमें हाथ में तलवार लिए नजर आता है। वो कहता है मैं अपनी आग नहीं बना पा रहा, हाइलेफिस्ट मुझे जल्दी से स्वस्थ करो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं पूरी ताकत नहीं लगा पा रही। जिस पर पेड़ उस पे जड़ से हमला करता है। लेकिन वो कहता है कि इस नौजवान से कहो कि ये आग निकाल सकता है। जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम आग निकाल सकते हो। जिस पर वो कहता है कि ये तो बेवकूफ निकला। जिस पर वो कहता है कि तुमने क्या कहा। ये सब देखकर बैंडेना कहती है कि चौकड़ी का खेल अब खत्म हुआ और मुस्कुराने लगती है। हमें कुरुड का घर नजर आता है। वो कहता है कि मुझे शाही जादू अनुसंधान का निर्देशक बनाएंगे और इज्जत भी देंगे। जिस पर यूरिशा कहती है कि जिसने तुम्हारे जादू हीरो का आकलन किया वो अक्सर दरबार में उस्ताद का काम करती है। कुरुड कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, कहीं वो तुम्हें चकमा तो नहीं दे रही। जिस पर वो कहती है कि इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या जवाब दे अब हम। फिर कुरुड जवाब देता है कि उन्हें मना कर दो। जिस पर वो चौंक जाती है। कुरुड कहता है कि मेरे पास 3 वजह है ये करने की। पहली ये कि मैं दूसरों से बड़े दर्जे पे राफिस नहीं हो सकता। दूसरी ये कि मुझे ड्रैगन ज्वाला दंत में वापस जाना है। और तीसरी ये कि मेरा तुम्हारे साथ अभी बहुत सारा काम बाकी है। जिस पर यूलिशा शर्मा जाती है और कहती है कि कुरुड तुम। तभी कुरुड कहता है कि तुम्हें हीरो की अच्छी कीमत मिल गई ना। जिस पर वो कहती है कि कीमत तो बहुत ज्यादा अच्छी मिल गई। तब वो कहता है कि अब तो तुम्हारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। लेकिन वो कहती है कि असल में बात यह है कि मैंने वो सारी की सारी कीमत तुम्हारे खाते में जमा करवा दी। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहती है कि असल में काम तो तुम्हारा ही था, मैं कैसे तुम्हारे हक पे डाका डाल देती। जिस पर कुरुड कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो कहते हैं कि कैसे ना करती, मैं अपने ज़मीर को क्या मुंह दिखाती, इतनी बड़ी रकम में ऐसे थोड़ी ना हटिया सकती थी। फिर यूलिशा कुरुड से पूछते है कि मुझे एक बात बताना, तुम कल रात को कितना सोए। जिस पर कुरुड कहता है कि मैं तो पूरे 6 घंटे सोया। जिस पर वो हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि 6 घंटे सिर्फ इसने सोने में निकाले तो इसने बाकी सारे काम कितने वक्त में किए। फिर वो अपने हाथों पर गिनती करने लगती है। वो कहती है 5 घंटे लकड़ियाँ जमा करने में, 3 घंटे उन्हें काटने में। फिर कुरुड सोचता है कि मैं क्या ज्यादा सो गया, चौकड़ी के अंदर तो मैं सिर्फ 4 ही घंटे सोता था। वो मुझे कहते थे कि सेवक सबसे पहले जागेगा और सबके बाद में सोएगा। फिर वो यूलिशा को टोकते हुए कहता है कि मैं नींद में गुजारे हुए वक्त की भरपाई कर दूंगा। फिर वो यूलिशा को एक जगह पर खोदने को कहता है। जिस पर वो कहती है कि यहाँ पर रत्न मिलेगा। जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ जरूर मिलेगा, पहाड़ के भूगोल के हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रत्न होने चाहिए, लेकिन 50 मीटर से ज्यादा मत खोद देना। जिस पर वो कहती है कि 50 मीटर से ज्यादा। फिर वो जाने लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं उस तरफ खोदूंगा जहाँ पर कल रत्न मिले थे। फिर वो खोदने लगती है और हम देखते हैं कि उसे बहुत बड़ा रत्न मिलता है। वो कहती है कि ये पोखराज है क्या, ये तो बहुत बड़ा है, इसके मुझे 3 सिक्के तो आराम से मिल जाएंगे, कम से कम 3 सोने के सिक्के तो मिलेंगे इसके। लेकिन मुझे लगता है कि कुरुड से जाकर इसमें जादू भरवा लेना चाहिए, फिर ये और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे उसकी मासूमियत का और फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। फिर वो कुरुड की खुदाई वाली जगह पे जाने लगती है। वो सोचती है कि मुझे कुरुड पे इतना भरोसा तो है कि उसने एक सुरंग तो खोद ही दी होगी। देखते ही देखते वो खदान के पास पहुंच जाती है। वो कहती है कि ये क्या है, ये तो मेरी उम्मीद के दायरे में ही है। लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी उम्मीद से 3 गुना बड़ा है। वो सोचती है कुरुड के लिए ये आम सी बात है, लेकिन वो है कहाँ, ये जगमग करने वाली चीज़ मुझे काई लग रही है। तभी सामने से कुरुड आ जाता है। वो पूछती है कि कुरुड आज का दिन कैसा गया। जिस पर वो कहता है कि आज तो सिर्फ बेकार पत्थर मिले मुझे। जिस पर वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बहुत बुरी बात है। फिर वो एक तरफ पत्थरों को डालने लगता है। जिस पर वो कहते हैं कि ये बेकार पत्थर है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे बस काम के कुछ ही पत्थर मिले, वो भी छोटे छोटे। जिस पर वो कहती है कि ये बेकार पत्थर है। कुरुड कहता है कि ये धातु बेकार है, इसका नाम है मिट्रिल। जिस पर वो कहते हैं कि मिट्रिल नाम है। वो कहता है कि हाँ, ये मिट्रिल नाम है, हमारे गाँव में तो इतने निकलते हैं कि हम इसे फेंक देते हैं। जिस पर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहती है कि इसको तुम फेंक कैसे सकते हो, ये सोने से बहुत ज्यादा कीमती है, ये प्लेटिनम से भी बहुत ज्यादा कीमती है, तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सॉरी दोस्तों, लेकिन वो कहता है कि काम की धातु बहुत कम ही मिली मुझे। इस बात पर यूलिशा बैठ जाती है और कहती है कि ये इसे फेंकता है। जिस पर वो कहता है कि क्यों, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कीमती है क्या, शहर में ये कम मिलते होंगे मतलब। जिस पर वो सोचती है कि ये पूरी दुनिया में ही कम मिलते हैं, आखिर ये किस दुनिया से आया है। फिर वो पूछती है कि तुम इससे भी महंगे खनिज की तलाश कर रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, उसका नाम है ओरिहार कुम। जिस पर वो कहते हैं कि ओरिहार कुम वो महाखनिज जिसका इस्तेमाल देवता करते हैं, आखिर वो तुम्हें यहाँ पर कहाँ से मिलेगा। जिस पर वो कहता है कि एक छोटा सा टुकड़ा तो मिल गया, अगर तुम 60 किलोमीटर तक गहराई में खोदो तो ये मिल आता है। जिस पर वो कहते हैं कि 60 किलोमीटर, तुमने 60 किलोमीटर तक खोद दिया। जिस पर यूलिशा सोचती है कि तुमने 8 घंटों के अंदर इतनी लंबी सुरंग खोद डाली जो कि 14 से 15 किलोमीटर की थी क्यों। लेकिन एक बात बताना, तुमने सुरंग का क्या किया। जिस पर वो कहता है कि ऐसी सुरंगों को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि मतलब तुमने उसे भर दिया, 8 घंटों के अंदर तुमने एक सुरंग खोदी और फिर उसके अंदर से हीरा निकाला और उसे भर भी दिया, अब तो मैं कुछ भी मान लूंगी। फिर हम देखते हैं कि खदान की दूसरी जानिब से सूरज की रोशनी निकलने लगती है। जिस पर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या तुमने किया, तुमने इस पहाड़ को चीर के इसके बीच से रास्ता बना दिया। जिस पर वो कहता है कि क्यों, ये कुछ गलत किया मैंने, तुम चाहो तो मैं इसे फिर से भर सकता हूँ यूलिशा। जिस पर वो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें पता चलता है कि उन्होंने 2 दिन में काम खत्म कर दिया और वो लोग समेला शहर वापस लौट आए। समेला शहर को उन लोगों ने नवाब टाइकुन से जोड़ दिया इस सुरंग से, और यूलिशा ने सभी व्यापारी मंडलों से शुल्क लेकर यहाँ से आने जाने की अनुमति दे दी रख रखाव के लिए।
हम देखते हैं कि बैंडेना कुरुट को आवाज लगाती है, जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, सब लोग कैसे है, जिस पर वो कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, ड्रैगन ज्वाला दंत ने मुझे निकाल दिया, जिस पर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, अगर तुम्हें निकाल दिया तो मेरा तो चांस ही खत्म हो गया। फिर बैंडेना सोचती है कि असल बात ये नहीं है, असल में सब कुछ खत्म हो गया है। हमें सरदार एक रेस्टोरेंट में मारामारी करता नजर आता है। रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि आपने सब कुछ तोड़ दिया, इसके पैसे कौन देगा, जिस पर वो कहता है कि मैं नहीं देने वाला और वहाँ से जाने लगता है। तभी बैंडेना पीछे से कहती है कि आपको खाना कैसा लगा, मैंने बड़ी मुश्किल से रिजर्व करवाई थी सीट, जिस पर वो कहता है कि कुरे का बनाया हुआ भुना हुआ गोश्त कहाँ है, मुझे वो खाना है, जिस पर वो कहते हैं कि वो तो आप पहले ही खा चुके हैं। तभी वो तलवार दिखाने लगता है और कहता है कि फिर उसे लेकर आओ, मुझे कुरे किसी भी हाल में यहाँ पर चाहिए, चाहे इसके लिए उसको धमकी ही क्यों ना देनी पड़े, जिस पर वो कहती है कि काम हो जाएगा। और फिर उसका हीरा ले लेती है और कहती है कि मुझे परिवहन रत्न चाहिए और वहाँ से जाने लगती है। हम देखते हैं कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं और बैंडेना कहती है कि अब तो ये पकड़ा ही जाएगा, इसने हंगामा जो कर दिया इतना। मालेफिस की किस्मत अच्छी थी कि उसे देवाले ने फिर से बुला लिया, अब ड्रैगन ज्वाला दंत सच में खत्म हो गया। बैंडेना कहती है कि कारागार में मैं आपसे कभी कभी मिलने आ जाया करूंगी सरदार, और वहाँ से जाने लगती है। और तभी वो सोचती है कि मैं इसे कुछ भी नहीं बताने वाली, सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि मुझे निकाल दिया गया, नहीं तो मैं इस पे निगरानी नहीं रख पाऊंगी। फिर वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने आपको कैसे निकाल दिया। ये सब सुनकर बैंडेना कहती है कि आखिर तुम उसी चौकड़ी पर क्यों अटके हुए हो, जिस पर वो कहता है कि क्योंकि मैं गोलोनवा के एहसानों के बीच बहुत दबा हुआ हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। जिस पर वो सोचती है कि सही कहा, उसको दिखावा करना तो बहुत ही अच्छे से आता था और ये बेचारा अभी भी उसकी जाल में फंसा हुआ है। बैंडेना कहते हैं कि कुरे तुम हेलो वर्क जा रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हें काम की तलाश है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जिस पर वो कहता है कि क्या काम है। वो कहती है कि मेरे परिचित का एक कारखाना है जहाँ पर तुम्हें काम करना होगा। जिस पर वो कहता है कि कारखाना वो क्या होता है। बैंडेना कहती है कि सिर्फ 9 अद्भुत माहिर है जिनके पास कारखाने की अनुमति है, उनमें से एक मुश्किल में है, मैं चाहती हूँ कि तुम जाके उनका हाथ बढ़ाओ ताकि वो मुश्किल में से निकल आए। कुरुट कहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, जिस पर वो कहते हैं कि बिल्कुल कर पाओगे, खुद के ऊपर भरोसा रखो। और फिर उसे नक्शा दे देती है और कहती है कि यहाँ पर जाना है। कुरुट कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा, मैं उनका हाथ जरूर बताऊंगा, और फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर बैंडेना कहती है कि महाज्ञानी का शिष्य होना जरा भी आसान नहीं है। हमें बताया जाता है कि अद्भुत कारखाने क्या होते हैं, यहाँ पर दवाइयाँ बनती है, तलवारें बनती है और जादुई रत्न बनते हैं, और फिर यहीं से वो बिकने के लिए जाते हैं। और इन अद्भुत कारखाने के मालिकों को अद्भुत माहिर कहा जाता है। इन्हें विकास और विस्तार के लिए खास इजाजत दी जाती है और ये अद्भुत माहिर सरताज के बराबर ही होता है। फिर वो सोचता है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि इस शहर में अद्भुत खाना भी है। फिर कुरुट वहाँ पर पहुंच जाता है। वो देखकर कहता है कि ये तो आम सा घर लगता है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो अद्भुत खाना ही है। वो दरवाजे पे दस्तक देता है, तभी अंदर से बर्तनों की आवाज़ आती है। तभी एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो सोचता है कि इतनी छोटी लड़की अद्भुत खाने की मालिक है, जिस पर वो बेचारी निराश हो जाती है और कहती है कि कभी आपने बोनी नहीं देखी क्या। तभी वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नाम है कुरुड और मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ, क्या तुम यहाँ की मालकन हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं मालिक नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनकी सहायक हूँ, मेरा नाम है मिशेल लाला कोटा। आय हाय क्या नाम है दोस्तों। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पर बैंडेना की सिफारिश से आया हूँ, जिस पर वो खुश हो जाती है और कहते हैं कि वाह क्या बात है। मिशेल कुरुट का हाथ पकड़कर अंदर खींच लेती है, लेकिन तभी उसको अजीब सी बात आने लगती है और हम देखते हैं कि रसोई घर की हालत ना ही पूछे दोस्तों, इसने 3 हफ्तों से इस रसोई घर को साफ ही नहीं किया। जिस पर वो पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। वो कहते हैं कि मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं यहाँ की सफाई कर सकूँ। तभी वो कहता है कि मतलब कि मुझे यहाँ पर सफाई करने बुलाया गया है, जाहिर सी बात है मुझे कोई मानक वाला काम क्यों ही देंगे वो लोग। तभी वो कहते हैं कि आप ये सब साफ कर लेंगे ना। तभी वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल साफ कर लूंगा। तभी उसको एक आवाज आती है। मिशेले कहती है मैं अभी आई और वहाँ से चली जाती है। तभी वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर काम करते हुए एप्रिन बांध लेता है और हम देखते हैं कि आधे घंटे के अंदर वो पूरा का पूरा किचन साफ कर देता है। वो कहता है कि अभी मुझे और काम करना है और वो मिशेले को आवाज लगाने लगता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। फिर वो कहता है कि मिशेले इस रास्ते पे गई थी और फिर उस रास्ते पे चल देता है। तभी कुरुट एक कमरे को खुला पाता है और वो आवाज लगाता है कि मिशेले तुम यहाँ हो। जिस पर वो कहते हैं कि वो तो यहाँ नहीं है। फिर वो अंदर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि एक लड़की कपड़े बदल रही होती है, उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना होता। वो बेचारा डर जाता है और कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया था, मैं असल में मिशेले को ढूंढ रहा था। जिसके ऊपर वो लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगती है और कहती है कि ओफिलिया जी तो तहखाने में गई है, और वो बेचारा और भी ज्यादा डर जाता है। कुरुट वहाँ से उसे शुक्रिया कहकर जाने ही वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पेट पे निशान होता है। वो कहता है कि ये निशान तो तभी वो कहते हैं कि मुझे श्राप लगा है। कुरुट कहता है कि क्या मैं देख सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुम देख सकते हो। तभी वो कहता है कि क्या मैं छू सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुम छू भी सकते हो। कुरुट उसे छूटा है, लेकिन वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती। जिस पर वो कहता है कि शायद इसको अब किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, इसका मतलब ये श्राप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, अंदर के अंग भी मुझे लगता है कि खत्म हो गए होंगे। ऐसा लगता है कि अब इस बेचारी को भूख भी नहीं लगती होगी। लेकिन तभी पेट के गड़गड़ाने की आवाज़ आती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं। वो सोचता है इसका मतलब इसे भूख लगती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। रसोई घर में चला जाता है। फिर वो सोचता है कि कब से मैं एक नंगी लड़की को छू रहा था, या खुदा मुझे माफ़ कर देना। लेकिन इन्हीं बातों के बीच बेचारा गिर भी जाता है। हमें मिमिकुन दिखाई जाती है। यूलिशा कहती है कि बताओ इसकी कितनी कीमत होगी। जिस पर वो कहती है कि 50,000 सोने के सिक्के। वो कहते हैं कि यकीन नहीं होता। मिमिकुन कहती है यकीन नहीं होता, मिट्रिन और ओरिहारकुन असली है। जिस पर वो कहती है कि आखिर उसे ये मिला कहाँ से और वो है कौन। यूलिशा पूछती है कि मिमिकुन उसका क्या होगा। जिस पर मिमिकुन कहती है कि क्या मतलब क्या होगा, अगर ज्यादा अच्छी किस्मत रही तो अगवा होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा मौत हो सकती है उसकी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने वक्त तक ये माहिर लोगों की नजरों से बचा कैसे रहा। जिस पर यूलिशा कहती है कि वो ड्रैगन ज्वाला दंत में काम करता था। जिस पर वो कहती है कि वो दंत।
यूलिशा पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर मिमीकुन जवाब देती है कि उसका सरदार तो गिरफ्तार होने वाला है। फिर मिमीकुन पूछती है कि तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। तब यूलिशा जवाब देती है कि मैंने सोचा है कि उसको अद्भुत माहिर बना दूं, सब लोगों को उसके कारनामे दिखे। इससे तो अच्छा है कि एक हद तक ही उसके कारनामे सीमित रहे, या फिर मैं ये भी चाहती हूँ कि उसे अपना अंगरक्षक बना लूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको राजी कैसे करूँ। उसे अपनी काबिलियत का जरा भी इल्म नहीं है, उसको अपनी कदर ही नहीं है। हम देखते हैं कि कुरुद दलिया बना रहा होता है। तभी वहाँ पर ओफिलिया देवी आ जाती है। कुरुद उन्हें देखकर कहता है कि आप है ना ओफिलिया देवी, जिस पर वो कहती है कि मैं ही हूँ। लेकिन तुम ये क्या दलिया बना रहे हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैंने ये एक लड़की के लिए बनाया जिसको मैंने देखा। ओफिलिया देवी कहती है कि मतलब तुम उससे मिलने गए, जिस पर वो कहता है कि मैंने कुछ गलत किया, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा गलत किया। फिर वो उसको देखने लगती है। फिर वो कहते हैं कि कसम खाओ तुम उस लड़की का जिक्र किसी से नहीं करोगे। तब वो शर्मा जाता है थोड़ा और कहता है कि हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर वो कहता है कि क्या आपको मेरा काम अच्छा लगा, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ अच्छा लगा और उसे कुछ सिक्के दे देती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तभी वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए काफी है और कल वापस आ जाना। वो कहती है कि मैंने इसको आखिर से मिलने कैसे दिया, मैं ये सब कर तो रही हूँ श्राप के असर को कम करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना होगा। वो लड़की पर्दों के पीछे से झांक रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओफिलिया देवी आ जाती है। वो कहती है कि इस तरह से मत झांको वरना कोई तुम्हें देख लेगा और हमारे लिए मुश्किलात आ जाएगी। तभी गुरुमा कहती है कि तुम्हारा लिबास तो खुल गया। तभी वो कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, असल में मैंने कभी कपड़े पहनना सीखा ही नहीं। जिस पर वो कहती है कि सही कहा। हम देखते हैं कि उसके पेट से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तभी वो कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिस पर वो कहती है कि हाँ खुशबू तो मुझे भी आ रही है। फिर वो लड़की कहती है कि ये उसी लड़के ने बनाया था ना जो यहाँ पर आया था। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं इसे चख लेती हूँ, फिर तुम खा लेना। तभी वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। गुरुमा कहती है कि वो बस तुमसे एक बार मिला है। जिस पर वो कहते हैं कि लेकिन वो मुझे अपना सा लगा, इसके ऊपर मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ श्राप की वजह से, कौन मुझे जहर देगा। जिस पर गुरुमा कहती है कि ठीक है और फिर उसके सामने डलिया निकाल के रखने लगती है। वो इसकी खुशबू सुनकर कहती है कि क्या खुशबू है, इसके अंदर तो कुछ जड़ी बूटियां भी डाली गई है। और उसके बाद वो उसे खाने लगती है। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर अचानक से उसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। गुरुमा उसको संभालने जाती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। तभी वो सोचती है कि वो इंसान, मैंने आखिरकार उस लड़के पर कैसे भरोसा कर लिया, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, मैंने बगैर चखे ये खाना इन्हें कैसे खाने दिया, मुझे उस इंसान को ढूंढकर लाना ही होगा। लेकिन तभी वो कहती है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर गुरुमा कहती है कि तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। जिस पर गुरुमा कहती है कि क्या कह रही हो। और वो कहती है कि हाँ श्राप का असर खत्म हो चुका है और उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। हमें एक नकाबपोश अपने आका से ये कहता हुआ नजर आता है कि श्राप टूट चुका है, लेकिन मैं फिर से कोशिश करता हूँ। तभी उसका आका कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अब और इंतजार नहीं करने वाले। लीजेलोटे देवी की मौत अब फौरन हो जानी चाहिए। हम देखते हैं कि ओफिलिया मिमिको से मिलने आती है। वो उन्हें देखकर कहती है कि आप यहाँ पर। जिस पर वो कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, हम इतनी रात को आए। मिमिकुन कहती है कि ओफिलिया की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये बेवकूफ है लेकिन बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद है, आप बता सकती है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि इन्हें आप अपनी मंडली में शामिल कर लीजिए। तभी यूलिशा कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। जिस पर ओफिलिया कहती है कि यूलिशिया भूतपूर्व भ्रमण करता, मैं हूँ अद्भुत माहिर ओफिलिया और ये है। और तभी वो लड़की अपना नकाब हटा देती है। हम देखते हैं कि मिमिकुन और यूलिशा दोनों उन्हें सलाम पेश करती है और कहती है ये तो तीसरी युवरानी लीजेलोटे देवी है, लेकिन ये इसी जगह पर क्या कर रही है। तभी हमें उसका चमकदार चेहरा नजर आता है। यूलिशा कहती है कि आप तो बीमार थी ना युवरानी। जिस पर अद्भुत माहिर कहती है कि ये बीमार नहीं थी, इसे श्राप लगा था। तभी वो कहती है कि श्राप कैसे लगा। जिस पर वो कहती है कि इन्हें मारने की कोशिश की गई थी। असल में बात यह है कि लीजेलोटे देवी महामहिम और उनकी पत्नी फ्रांसवा की इकलौती औलाद है, जो कि हमारे पूर्व के गुरुमुख साम्राज्य की वंशज है। इनका होना ही दोनों देशों के बीच की शांति का प्रतीक है। जिस पर यूलिशा कहती है कि इसका मतलब कोई हमारे बीच की शांति को भंग करना चाहता है। जिस पर अद्भुत माहिर कहती है कि हाँ उत्तरी देश से तो हमारी जंग खत्म हो गई, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि नया बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। जिस पर मिमिकुन कहती है कि मुझे खुशी हुई आपको देखकर युवरानी जी। जिस पर वो कहती है कि मुझे भी। फिर वो कहते हैं कि आप मेरे पास इसीलिए आए हैं ना क्योंकि मैं श्राप देने वाले को पहचान सकूं। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यह श्राप तो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, फिर ये टूटा कैसे। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ सही कहा, इस श्राप के टूटने का श्रेय उस आदमी को जाता है जिसने मेरे लिए डलिया बनाया था, उसका नाम कुरुड है। ये सुनकर दोनों ही चौंक जाती है और कहती है कुरुड कुन। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।